जी कैफ 7 आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। आज हमारी रिवीजन क्लास है 3 और आज के लेक्चर में जो हम चैप्टर कवर करने जा रहे हैं वो है चैप्टर 3 हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का चैप्टर एक बड़ा चैप्टर है जिसमें से लाजमी क्वेश्चन हर अटेम्प्ट में पूछता है। तो स्टार्ट करते हैं। डायरेक्टर्स में सबसे पहली चीज जो सबसे पहला कंसेप्ट डायरेक्टर्स के टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी। स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा ना, कंपनी के ओनर जो होते हैं वो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स कहलाते हैं और शेयर होल्डर या मेंबर जिन लोगों को अपॉइंट करते हैं कंपनी के मामलात को मैनेज करने के लिए, ठीक है, वो है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स का काम कंपनी के मामलात को मैनेज करना है, कंपनी के मामलात को चलाना नहीं, फंक्शन करना नहीं। यानी बेसिकली ये टॉप लेवल के लोग होते हैं जो कि एम्प्लॉय से काम करवाते हैं, ये डायरेक्टर्स हैं। डायरेक्टर्स के बारे में कुछ रेगुलेशंस हैं हमारे सिलेबस में जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, डायरेक्टर्स का एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। याद रखें डायरेक्टर्स हर कंपनी के केस में होते हैं, कोई कंपनी ऐसी नहीं है जिसमें डायरेक्टर्स ना हो और इनकी तादाद एक से ज्यादा होती है। चीफ एग्जीक्यूटिव तो एक ही होता है ना किसी भी कंपनी में, डायरेक्टर्स की तादाद एक से ज्यादा होती है और इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं बोर्ड, ठीक है। जैसे आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा पार्टनरशिप, उसमें बहुत से पार्टनर्स होते हैं लेकिन उनको कलेक्टिवली नाम दिया जाता है फर्म का। तो एक कंपनी में डायरेक्टर्स बहुत से होते हैं, कलेक्टिवली ने क्या नाम दिया जाता है, बोर्ड। तो एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किसी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए क्या क्राइटेरिया जरूरी है, क्या क्राइटेरिया जरूरी है। याद रखें लॉ इसमें कोई क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब नहीं करता, ठीक है, डायरेक्टर बनने के लिए। आगे चल के हम स्टडी करेंगे कि एक टाइप ऑफ डायरेक्टर है जिसको के लिए लॉ ने क्राइटेरिया बताया हुआ एक्सपीरियंस। आपको याद होगा हमने 5 ईयर और 15 ईयर्स वाली बात की थी, लेकिन नॉर्मली किसी कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन एजुकेशन का क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। हाँ, एक मेन क्राइटेरिया क्या है, उसे कंपनी का मेंबर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हमने पढ़े थे यहाँ पे पहला एग्जाम में क्वेश्चन जो अक्सर पूछ रहा है, बताइए वो कौन से केसेस हैं जिसमें एक नॉन मेंबर भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है या डायरेक्टर का मेंबर होना जरूरी नहीं। तो 4 एक्सेप्शंस हमने पढ़ी थी, वो याद है आपको जी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद नेक्स्ट इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी वो कौन कौन सी चीजें हैं जो डायरेक्टर्स में ना होना जरूरी है। आपको पता है कि लॉ अक्सर जो क्राइटेरिया डिस्कस करता है तो एक पॉजिटिव लिस्ट डिस्कस करता है और एक नेगेटिव लिस्ट। पॉजिटिव का मतलब वो चीजें जो उस ऑफिशियल में होना जरूरी है और नेगेटिव का मतलब वो चीजें जो ना होना जरूरी है। इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमने बहुत सी एग्जांपल्स पढ़ी थी, केसेस पढ़े थे, जैसे नेशनल टैक्स नंबर अगर नहीं है वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता, माइनर नहीं हो सकता, अनसाउंड माइंड नहीं हो सकता, जो कंपनी का शेयर होल्डर नहीं है वो डायरेक्टर नहीं हो सकता। हाँ जी, लेकिन सबसे अहम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से जो एग्जांपल्स थी वो लास्ट 2 एग्जांपल्स थी कि लिस्टेड कंपनी के केस में ब्रोकर और डिफॉल्टर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये 2 लोग लिस्टेड कंपनी के केस में डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकते, अनलिस्टेड के केस में हो सकते हैं। और आपको डिफॉल्टर और बैंकरप्ट में फर्क बताया था। बैंकरप्ट का मतलब जो टोटली या बिल्कुल फुली किसी किस्म का कोई लोन पे नहीं कर सकता, अमाउंट पे नहीं कर सकता। और डिफॉल्टर का मतलब वो है जो कि इसने लोन की ड्यू डेट के ऊपर उस इंस्टॉलमेंट को पे नहीं किया। तो डिफॉल्टर जो है वो निस्बतन कम सीवियर सिचुएशन है बैंकरप्सी की निस्बत। बैंकरप्ट पर्सन हर तरह की कंपनी के लिए इंसॉल्वेंट, हर तरह की कंपनी के लिए इनएलिजिबल है, जबकि डिफॉल्टर सिर्फ लिस्टेड कंपनीज के केस में इनएलिजिबल है, ठीक है। इस इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई और अगर पॉइंट रह गया हो तो बताएं इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। चलिए, ये हो गया एलिजिबिलिटी एंड इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फिर इसके बाद अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर। डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट के बारे में और उनके टेन्योर के बारे में कि डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, पहले तो बताएं। मेंबर्स करते हैं, कहां, एजीएम में इलेक्शन होता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट मेंबर्स नहीं करते, वो हम स्टडी करते हैं। हाँ, डायरेक्टर कैजुअल वैकेंसी के केस में, ठीक है। चलिए वो हम स्टडी करेंगे। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, मिनिमम नंबर ऑफ, लॉ ने मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, जितना मर्जी रखे, लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स बताए हैं। वो कितने हैं, अगर सिंगल मेंबर कंपनी है तो 1, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2, अगर पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड है 3, पब्लिक कंपनी लिस्टेड 7।
ये मिनिमम नंबर को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में एक कंसेप्ट है हमारा कैजुअल वैकेंसी फिल करने वाला, उसकी केस स्टडी में मिनिमम नंबर का कंसेप्ट पूछ लेता है कि क्या कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड है। चलिए इसी के साथ कैजुअल वैकेंसी का कंसेप्ट भी लिंक करते हैं। कैजुअल वैकेंसी का कंसेप्ट, हाँ वो कैजुअल वैकेंसी कहते हैं किसको है, किस केस में कैजुअल वैकेंसी होती है, डेथ डिस्क्वालिफिकेशन के केस में, ठीक है। अगर कैजुअल वैकेंसी अराइज हुई तो क्या कैजुअल वैकेंसी ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूं, कैजुअल वैकेंसी ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव तो फिल करना रिक्वायर्ड है, क्यों, वो है ही एक, उसको बाइंड नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। लेकिन डायरेक्टर्स की तादाद तो एक से ज्यादा है ना, अगर उन डायरेक्टर में से किसी एक ही कैजुअल वैकेंसी अराइज होगी, डेथ हो गई, क्या उसके कैजुअल वैकेंसी को फिल करना रिक्वायर्ड है? लॉ कहता है लिस्टेड है तो रिक्वायर्ड है, अनलिस्टेड है तो देखा जाएगा मिनिमम नंबर पूरे हो रहे हैं कि नहीं। अगर मिनिमम नंबर पूरे नहीं हो रहे तब फिर अनलिस्टेड के केस में भी रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर मिनिमम नंबर पूरे हो रहे हैं तो फिर इस केस में रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। और क्या लॉ ने हमें कैजुअल वैकेंसी फिल करने का पीरियड बताया है? 90 डेज, लिस्टेड कंपनी के केस में 90 डेज, ठीक है। तो कैजुअल एग्जाम में केस स्टडी टेस्ट कर सकता है, एक मैंने आपको केस स्टडी बताई है एलिजिबिलिटी, ये तो रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में पूछेगा। फिर इनएलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में केस स्टडी पूछ सकता है आपसे, जिसमें वो आपको केस देके बताएगा यहाँ पे डायरेक्टर एलिजिबल है कि नहीं, खास तौर पे लिस्टेड कंपनी के 2 पॉइंट वो टेस्ट कर सकता है। फिर इसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स का कंसेप्ट टेस्ट करता है केस स्टडी में। आपको याद होगा हमने कुछ की भी, देखो कार एक्सीडेंट में डेथ होगी डायरेक्टर की, अब बताइए 3 डायरेक्टर थे, ठीक है, तो क्या करना है, तो उसमें ये केस स्टडी में कंसेप्ट को टेस्ट कर सकता है। आपको पता होना चाहिए किस केस में कैजुअल वैकेंसी फिल करना रिक्वायर्ड है, किस में रिक्वायर्ड नहीं है। मैक्सिमम जो है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स वो डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, या आर्टिकल्स में लिखा होगा। मैक्सिमम के बारे में लॉ कुछ नहीं कहता, मिनिमम के बारे में कहता है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा डायरेक्टर्स की? अच्छा, अपॉइंटमेंट आपको क्लियर होनी चाहिए, खास तौर पे चीफ एग्जीक्यूटिव की अपॉइंटमेंट और डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, ये कौन लोग करते हैं, इनका टेन्योर क्या होता है, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स याद करते हैं ना, चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर्स के टेन्योर को मिक्स कर देते हैं, या इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो खास तौर पे जहां पे डिफरेंस होगा ना, जैसे टेन्योर है, टेन्योर में डिफरेंस है, ठीक है, वहां पे आपने खास तौर पे डिफरेंस कैसे है, दोनों का टेन्योर 3 इयर्स नहीं होता, नहीं, दोनों का टेन्योर 3 इयर्स नहीं होता, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव के केस में हम पढ़ा था, और शॉर्टर पीरियड के केस में भी हो सकता है। तो फर्स्ट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? मेंबर्स नहीं करेंगे, फर्स्ट सब्सक्राइबर्स करेंगे, और उनका टेन्योर क्या होगा? फर्स्ट एजीएम तक। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? मेंबर्स, और उनका टेन्योर क्या होगा? 3 इयर्स तक। और नॉमिनी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? नॉमिनी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट डायरेक्टर क्यों करेंगे? नॉमिनेटिंग अथॉरिटी करेगी, जो अथॉरिटी नॉमिनेट कर रही है, वो गवर्नमेंट भी हो सकता है, कोई क्रेडिटर भी हो सकता है। और कैजुअल वैकेंसी, चलिए अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर क्लियर हो गया। इसमें से रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछता है, ये नोट कर ले साथ साथ, इसमें से रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछता है। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ डायरेक्टर में से नॉर्मली रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसको चीफ एग्जीक्यूटिव के टर्म्स और अपॉइंटमेंट के साथ आपने मिक्स नहीं करना, कहा क्योंकि कंसेप्ट्स मिलते जुलते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जाम में अलर्ट रहिएगा। और फिर इस तरह फर्स्ट डायरेक्टर, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर, कैजुअल वैकेंसी की अपॉइंटमेंट, इनमें भी फर्क है, ये भी आपने एग्जाम में ज़हन में रखना है। नेक्स्ट, वेकेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। कैजुअल वैकेंसी तो ये था ना कि डायरेक्टर्स के अपने ही किसी एक्ट की वजह से डायरेक्टर्स जो है उसकी डेथ हो गई या डिस्क्वालिफिकेशन हो गई। वेकेशन एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, क्या डेथ डिस्क्वालिफिकेशन के अलावा भी कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें डायरेक्टर्स को रिमूव, जो डायरेक्टर नहीं रहता? बिल्कुल है, कि जिंदा है, डिस्क्वालिफाइड भी उन कंडीशंस के मुताबिक नहीं हुआ जो लॉ ने बताई हुई है, ठीक है। ये कंसेप्ट है हमारा वेकेशन एंड रिमूवल। वेकेशन एंड रिमूवल में फर्क क्या है? वेकेशन का मतलब है कि अपने ही किसी एक्ट की वजह से ऑफिस वेकेट कर दिया, ऑफिस मतलब अब वो डायरेक्टर नहीं रहा अपने ही किसी एक्ट की वजह से। और रिमूवल का मतलब क्या है कि उसे कुछ दूसरे लोगों ने मिलके डायरेक्टरशिप से निकाल दिया। वेकेशन, ये कंसेप्ट केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, ये केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, ठीक है। इसमें अक्सर वो केस स्टडी बना के हमसे क्वेश्चन पूछता है। वेकेशन ऑफ ऑफिस किन केसेस में
डायरेक्टर जो है वो ऑफिस वेकेट हो जाएगा, ऑफिस खाली हो जाएगा, मतलब वो डायरेक्टर नहीं रहेगा। ठीक है, हमने कंडीशन, सबसे अहम कंडीशन में क्या थी, अगर वो 3 कंसेक्टिव बोर्ड मीटिंग को अटेंड ना करे, बोर्ड मीटिंग विदाउट लीव, विदाउट लीव, ये मेन कंसेप्ट था वेकेशन ऑफ ऑफिस में। ठीक है, और क्या कंसेप्ट है इसमें, हाँ, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करे या लोन करे अगेंस्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट। ये जो अगेंस्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कुछ केसेस में कंपनीज एक्ट अलाउ करता है लोन लेने को, कुछ केसेस में अलाउ करता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड करने को, लेकिन अगर उन कंडीशंस को जो लॉ ने बताई हुई है उनको पूरा किए बगैर लोन लिया जाए या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया जाए तो फिर वो डायरेक्टर नहीं रहेगा। लोन की क्या कंडीशन थी बताइए, ना डिस्क्लोजर नहीं, लोन के लिस्टेड कंपनी का केस है तो कमीशन से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर मेंबर से स्पेशल रेजोल्यूशन, मेंबर से अप्रूवल लेना वो तो रिक्वायर्ड है ही है, लेकिन लिस्टेड कंपनी के केस में कमीशन से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी करके लोन ले कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर इन रिक्वायरमेंट से अगेंस्ट लोन ले ऑफिस वेकेट हो जाएगा। इसी तरह ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब आपको बताया था, यहां से पैसे, डायरेक्टर का काम सिर्फ एक है। जैसे आप थोड़ा कंसेप्चुअली सोचे, आपने पार्टनरशिप का टॉपिक पढ़ा होगा, पार्टनर्स का काम क्या होता है, मैनेज करना, और इसके अगेंस्ट में वो प्रॉफिट लेते हैं। अगर एक पार्टनर है वो काम कर रहा है और सिर्फ प्रॉफिट ले रहा है, दूसरा प्रॉफिट भी ले रहा है, प्रॉफिट के अलावा सैलरी कमीशन वगैरह भी ले रहा है, हालांकि दोनों काम कर रहे हैं बिजनेस में, तो आपके ख्याल में एक पार्टनर दूसरे के साथ ज्यादती कर रहा है कि नहीं कर रहा? क्यों नहीं, वैसे अगर एग्री कर ले तो जो मर्जी कर ले, वो एग्री कर ले तो सारे पैसे उठा के चाहे दूसरे को दे दे, हम कोई इतराज करने वाले, लेकिन इंडिपेंडेंट व्यू दे मुझे, इंडिपेंडेंट, वो पार्टनर ना बने जो कमीशन ले रहा है, जो सैलरी ले रहा है, बल्कि इंडिपेंडेंट व्यू दे। फेयर नहीं है ना? एग्जैक्टली उसी तरह हर डायरेक्टर बिजनेस में इन्वॉल्व है, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक डायरेक्टर जो है वो उसी डिसीजन मेकिंग के पैसे भी ले रहा हो और उसके अलावा एक्स्ट्रा सर्विस के भी पैसे ले रहा हो। हर डायरेक्टर को जो डिसीजन मेकिंग के लिए बोर्ड मीटिंग होती है ना, बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के पैसे मिलते हैं, वो 50,000 हो सकते हैं, 1 लाख 2 लाख, एक मीटिंग अटेंड करने, तो वो मीटिंग के भी पैसे ले रहा है, उसके बाद एक्स्ट्रा सर्विसेज के भी पैसे ले रहा है। ठीक है, जैसे वही कहता है कि जी मैं आईटी का भी बड़ा एक्सपर्ट हूं और मैं आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देता हूं, आप मुझे इसके पैसे दे दीजिएगा, या आपकी टीम को मैं सॉफ्टवेयर चलाना सिखा देता हूं, मुझे पैसे दे दीजिएगा। भी आपको तो डायरेक्टर के तौर पे जब पैसे मिल रहे हैं तो फिर एक्स्ट्रा पैसे क्यों ले रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क है। सम टाइम जस्टिफाइड होता है, सम टाइम नहीं होता। इसीलिए यहां वे लॉ ने ये कहा है कि अगर कोई डायरेक्टर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करेगा तो वो फिर डिस्क्वालीफाइड है, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा बेनिफिट अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया। लेकिन फिर लॉ कुछ एग्जांपल बताता भी है कि इन केसेस में एक्स्ट्रा पैसे लिए जा सकते हैं, जैसे कोई डायरेक्टर है साथ में चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन गया, और फिर और एग्जांपल थी टेक्निकल एडवाइजर। ठीक है, तो इन केसेस में लॉ ने इजाजत दी है कि कोई डायरेक्टर एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करके पैसे ले सकता है, लेकिन इनके अलावा नहीं, वरना ऑफिस वेकेट हो जाएगा। तो इसकी 3 कंडीशंस हमने स्टडी की, लोन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और 3 कंसेक्टिव मीटिंग। केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे अहम जो एग्जांपल वो कौन सी है भला? 3 कंसेक्टिव बोर्ड मीटिंग विदाउट लीव वाले, उसको ध्यान में रखिएगा। इसी तरह रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, इसमें तो हमने 4-5 हमें केस स्टडीज की प्रैक्टिस करवाई थी बुक में, याद है? एक डायरेक्टर को रिमूव करना हो तो कितने हाफ के 1/3 डायरेक्टर्स की मेजोरिटी चाहिए होती है? 3/4 नहीं, डायरेक्टर सारे भी मिल जाए ना तो किसी दूसरे डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकते, सारे डायरेक्टर्स एक बराबर हैं, बोल गए आप? ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ता है? रेजोल्यूशन, मेंबर्स के पास पावर है इसको रिमूव कर सकते। ठीक है, और यहां पे डायरेक्टर की रिमूवल का कंसेप्ट हो रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव की रिमूवल का कंसेप्ट हो रहा है। देखा, मिक्स कर दिया ना आपने? नहीं, अभी मैंने पूछा 3/4 डायरेक्टर कर सकते, आपने कहा वो तो चीफ एग्जीक्यूटिव को कर सकते हैं, इसको थोड़े कर सकते हैं। चलिए मैम, और किस केस में ये डायरेक्टर रिमूव नहीं होगा? किस केस में ये मेंबर्स रिमूव करना चाहते हैं लेकिन ये डायरेक्टर रिमूव नहीं होगा? अगर ये डायरेक्टर उतने वोट ले ले जिसे
ना ना फिर गलती खा गए। लीस्ट नहीं, लीस्ट नंबर ऑफ नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ नहीं। क्या यहाँ पे ये नहीं था कि करता डायरेक्टर कौन सा है? अगर फर्स्ट डायरेक्टर है, अगर कैजुअल वैकेंसी है, और कौन सा था? अनअपोज्ड डायरेक्टर है, तो उस केस में कंसेप्ट डिफरेंट था, और इलेक्टेड डायरेक्टर है तो कंसेप्ट डिफरेंट था। ठीक है, ये जो आपने आसान वाला बता दिया, ये जो था कि पिछले इलेक्शन में लीस्ट नंबर ऑफ वोट्स जिसने लिए हो, ये किस केस में था? इलेक्टेड डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए। और अगर अदर डायरेक्टर्स जो हैं अनअपोज्ड है, फर्स्ट डायरेक्टर है, उनको रिमूव करने के लिए क्या फार्मूला था? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय क्या था? डायरेक्टर्स अपॉइंटेड एट एजीएम के डायरेक्टर्स अपॉइंटिंग फॉर द टाइम बिंग। एट एजीएम ऊपर थे डायरेक्टर और टाइम बिंग नीचे थे। नॉर्मली दोनों सेम होते हैं, नॉर्मली सेम होते हैं। किस केस में फर्क होंगे? अगर कैजुअल वैकेंसी राइज हो जाए और वो फिल ना की गई हो, और अगर किसी की डेथ हो जाए। ये फार्मूला याद है? ये चूंकि थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए उसने सबसे ज्यादा केस स्टडी में इस कंसेप्ट को टेस्ट किया, और इसको आपने 2 हिस्सों में बताना है। पता चल गया रिमूवल ऑफ डायरेक्टर को किन 2 हिस्सों में बताना है? ठीक है, फर्स्ट वाला वगैरह अलग और अदर डायरेक्टर्स अलग। नॉमिनी डायरेक्टर को रिमूव कैसे किया जा सकता है? नॉमिनी डायरेक्टर पे फर्स्ट वाला रूल लगेगा कि सेकंड वाला फार्मूला? नॉमिनी डायरेक्टर को रिमूव नहीं किया जा सकता। नॉमिनी डायरेक्टर का और पता है, टिल द प्लेयर ऑफ नॉमिनेटिंग बॉडी, वो जो बॉडी नॉमिनेट कर रही है वही करे तो करे। रिमूवल के लिए, और रिमूवल आपको बता दिया केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है। मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स सिंपल कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट 1-2 नंबर का पूछ सकता है, केस स्टडी नॉर्मली नहीं पूछता। और इसी तरह रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन भी केस स्टडी नहीं पूछता। रिप्रोडक्शन, ये कंसेप्ट रिप्रोडक्शन के लिए है ज्यादातर। कोरम क्या होगा? लिस्टेड कंपनी का कोरम क्या है? डायरेक्टर्स का 1/3 और 4 या 1/4 और 3? 1/3 और 4 विच एवर इज हायर। और अदर कंपनीज के केस में आर्टिकल्स में है। अगर कैजुअल वैकेंसी है, रिमेनिंग डायरेक्टर लेस देन मिनिमम है, जो रिमेनिंग डायरेक्टर है वही सारा कैजुअल वैकेंसी, वही कोरम समझा जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ फिलिंग कैजुअल वैकेंसी। इस पर्पस के लिए, याद है? मीटिंग कब होगी? 4 मीटिंग्स इन अ ईयर। ये कंसेप्ट ठीक है कि गलत? गलत है जी। तो फ्रीक्वेंसी के बाद रेजोल्यूशन थ्रू अच्छा, रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन का कंसेप्ट मेंबर्स की मीटिंग के केस में भी है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग के केस में भी है। ये कंसेप्ट बताता क्या है कि मीटिंग के बगैर ही रेजोल्यूशन कैसे पास की जाती है। मेंबर्स थ्रू सर्कुलेशन का कंसेप्ट क्या है? मीटिंग कंडक्ट, ये डायरेक्टर्स की मीटिंग भी कंडक्ट किए बगैर बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो सकती है, और मेंबर्स की मीटिंग भी कंडक्ट किए बगैर रेजोल्यूशन पास हो सकते हैं। अब ये रूल तकरीबन सेम है दोनों के, ठीक है? इसलिए यहां पे मैं डिस्कस कर रहा हूं, जब मेंबर्स वाले कंसेप्ट पे जाएं तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि रिपीट हो रहा है। रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन, रेजोल्यूशन सारे के सारे मेंबर्स को सर्कुलेट की जाएगी और डायरेक्टर्स को सर्कुलेट की जाएगी। ठीक है, ठीक, ये थोड़ा सा फर्क था। देखिए आपके माइंड में एक पेपर में ये मेंबर्स नहीं लिखा हुआ, डायरेक्टर्स लिखा हुआ। ठीक है, साइंड इन राइटिंग, एक बार सब साइन करेंगे, एक दफा साइन कर दिए वो रिवोक नहीं होंगे। वोटिंग में भी ऐसे होता है ना, एक दफा वोट काउंट हो जाए तो उसके बाद दोबारा वोटिंग थोड़ी होती है उसी मामले के ऊपर, अनलेस कि आप पोल डिमांड कर दें। ठीक है, लेकिन बोर्ड मीटिंग में तो पोलिंग का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि बोर्ड मीटिंग में तो डायरेक्टर्स में सबकी पावर सेम होती है, सिर्फ सबका एक वोट है। टू बी नोटेड इन मिनट्स ऑफ सब्सिक्वेंट मीटिंग, सब्सिक्वेंट मीटिंग के मिनट्स में इसको, क्योंकि ये तो मीटिंग के जरिए रेजोल्यूशन पास हुई नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इंदराज तो होना चाहिए ना, तो कहां होगा? अगली मीटिंग के मिनट्स के साथ। रिकॉर्ड्स किसने साइन करना है? जो मीटिंग का रिकॉर्ड, मीटिंग का रिकॉर्ड से क्या मुराद है? मिनट्स, मिनट्स ऑफ द मीटिंग।
मिनट्स कौन साइन करेगा? चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। अच्छा, कौन सा चेयरमैन? ये आप अक्सर कर, जो इस मीटिंग का चेयरमैन वो भी, और जो नेक्स्ट मीटिंग का चेयरमैन होगा वो भी कर सकता है। कॉपी हर डायरेक्टर को सेंड की जाएगी विद इन 14 डेज, चाहे उसने अप्लाई किया चाहे नहीं किया, दोनों सूरतों में, जिस दोनों सूरतों में। और रजिस्टर्ड ऑफिस में कॉपी मेंटेन की जाएगी, फिजिकली 10 ईयर्स और इलेक्ट्रॉनिकली परमानेंट। ये 10 ईयर्स को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जहां तक मुझे याद है मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग भी रजिस्टर्ड ऑफिस में रखे जाते हैं, वो भी ओपन फॉर इंस्पेक्शन होते हैं, ठीक है। लेकिन बोर्ड में मीटिंग के मिनट्स मेंबर्स के लिए ओपन नहीं होते, सिर्फ डायरेक्टर्स के तक, और इनका टेन्योर है फिजिकली 10 साल। और जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, पता नहीं सही के गलत, लेकिन जनरल मीटिंग के मिनट्स के लिए टाइम पीरियड 20 ईयर्स था। 20 ईयर्स था ना? हाँ, इलेक्ट्रॉनिकली दोनों केसेस में परमानेंट ही है। चलिए, ये अब हमारा कंसेप्ट मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स, और इसके मिनट्स भी हो गए। मीटिंग कैसे कैसे कब कब कंडक्ट होगी, इसके मिनट्स को कैसे संभाल के रखना है, और मीटिंग के बगैर रेजोल्यूशन कैसे पास करनी है, मीटिंग के हवाले से ये कंसेप्ट स्टडी किए। फिर एक लिस्ट, लंबी चौड़ी लिस्ट, पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। इसमें पावर्स में दो कंसेप्ट, ड्यूटीज तो आपको पता है ना, जो काम उसने नहीं करना है, ड्यूटीज में ज्यादातर उसने वो कंसेप्ट हमें बताया। क्या क्या है ड्यूटीज इसकी? कि कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में एंगेज नहीं होगा, आर्टिकल्स के खिलाफ नहीं चलेगा, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनी काम। ये रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट है, इसमें से केस स्टडी नॉर्मली नहीं पूछता। पावर्स ड्यूटीज वाला कंसेप्ट ये कौन सा है? रिप्रोडक्शन। उसमें नॉर्मली पावर्स पूछ लेता है, ठीक है, कि लिस्ट दीजिए मुझे पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स की। और आपको पता है हमने लंबी चौड़ी लिस्ट याद की हुई है इसमें, ठीक है। हाँ, इसमें जो अहम चीज याद रखने वाली है वो ये कि कुछ पावर्स ऐसी हैं जो कि एब्सोल्यूट पावर का मतलब शेयर होल्डर्स की स्पेसिफिक अप्रूवल के बगैर ही कर सकते हैं, और कुछ पावर्स ऐसी हैं जिनके लिए इन्हें मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो एंड पे 3 पावर्स थी, शायद 3 पॉइंट्स थे, हाँ 3 पॉइंट्स थे। वो अंडरटेकिंग डिस्पोज करने वाला, बिल्कुल ये ध्यान में रखिएगा। ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है और लिस्ट है जो आपने याद करनी है। इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, इलेक्शन का प्रोसेस क्या है? स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले नंबर ऑफ डायरेक्टर फिक्स करता है कौन? नेक्स्ट टर्म्स के लिए कितने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, ये नंबर फिक्स किया जाएगा। कौन फिक्स करेगा? डायरेक्टर्स फिक्स करेंगे। कितने दिन पहले? 35 डेज पहले। फिर मीटिंग, जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ लिस्ट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स, इनके नाम और जो नंबर टू बी अपॉइंटेड है वो मेंबर्स को सेंड किया जाएगा। ये 21 डे, आपको पता है नोटिस 21 डेज पहले ही होता है। फिर इसके बाद जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो 14 डेज पहले अपनी विलिंगनेस कंपनी को सेंड करेंगे, बिल्कुल इन राइटिंग, और कंपनी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट ट्रांसमिट करेगी मेंबर्स को 7 दिन पहले। अब डिपेंड करता है, अगर तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड के बराबर या उससे कम हुए, सारे के सारे डायरेक्टर्स अनअपोज्ड अपॉइंट हो जाएंगे, और अगर उससे ज्यादा हुए तो इलेक्शन होगा। अच्छा, इलेक्शन का तरीकाकार क्या है? इलेक्शन का तरीकाकार क्या है कि ड्यू डेट के ऊपर हर मेंबर के कितने वोट्स होंगे? एक क्या होगा? नहीं, जितने शेयर्स हैं मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी अपॉइंटेड के जितने कैंडिडेट्स हैं टू बी अपॉइंटेड। एक मेंबर अपने सारे के सारे वोट्स एक कैंडिडेट को भी दे सकता है और मल्टीपल कैंडिडेट्स को भी, ठीक है। जब सारे मेंबर्स वोट दे देंगे तो जो टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20 जितने भी अपॉइंट करने थे वो डायरेक्टर्स अपॉइंट हो जाएंगे। डिफेक्टिव डायरेक्टर के अगर किसी पता चले किसी डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट है तो जिस वक्त डिफेक्ट डिस्कवर हुआ उसके बाद वो कंपनी का डायरेक्टर रहेगा नहीं, और उसके जो प्रीवियस डिसीजंस हैं वो वैलिड रहेंगे, प्रीवियस डिसीजंस अनइफेक्टेड रहेंगे। फ्रेश सिलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, एक दफा डायरेक्टर का इलेक्शन हो गया, अब 3 साल बाद ही सुली तौर पे होना चाहिए।
नहीं 3 साल पहले, 3 साल नहीं, 3 साल बाद ही होना चाहिए उसूली तौर पे रेगुलर नॉर्मली। लेकिन क्या फ्रेश इलेक्शन हो सकता है? यानी 3 बाद अगली ही एजीएम के ऊपर दोबारा इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। बिल्कुल। अगर कोई शेयर होल्डर रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग हासिल कर, रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग कितनी है लॉ ने नहीं बताया हुआ, क्योंकि ये कंपनी टू कंपनी वेरी करेगी। आपको रूल बताया था ना, 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कर ले, जो पॉइंट करना है उतने % अगर आपके पास शेयर्स हैं कंपनी का डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास रिक्वायर्ड शेयर होल्डिंग आ जाए, कंपनी को आपने नोटिफाई करना है। कंपनी कितने दिन के अंदर अंदर स्टेप्स? 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी नेसेसरी स्टेप्स लेगी अपॉइंट करने के लिए। और इसमें 2 चीजों का ध्यान रखना है। अब की बार जो नंबर ऑफ डायरेक्टर्स फिक्स किए जाएंगे ना, वो प्रीवियस डायरेक्टर से कम नहीं होंगे, ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, ज्यादा हो सकते हैं। और दूसरा, अगर लिस्टेड कंपनी है तो फ्रेश इलेक्शन होल्ड करने के लिए वो कमीशन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी। फिर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स इनवैलिड। क्या इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स का? हाँ, 3 कंसेप्ट थे जिनका तकरीबन एक जैसा प्रोसीजर था। कौन कौन से 3 कंसेप्ट? इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग, वेरिएशन इन शेयर होल्डर्स राइट। इसमें कितने %? 10% शेयर होल्डर किसके पास जाए? कोर्ट के पास। कितने दिन में? 30 डेज। और प्रूव कर दे इरेगुलरिटी, कोर्ट उसको इलेक्शन को नल एंड वाइड करार दे देगा। क्लियर ये भी? फिर इसके बाद कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स थे जिनमें से वो सबसे अहम असाइनमेंट ऑफ ऑफिस का है। ठीक है, केस स्टडी में भी रिप्रोडक्शन में इक्वली दोनों में पूछ लेता। असल में होता ये रिप्रोडक्शन का ही है, लेकिन उसको क्वेश्चन ऐसे बना लेता है जैसे लगता है केस स्टडी है, नाम वगैरह यूज करके। इलेक्शन ये रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है, ये सारे तीनों रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन और अहम है, एग्जाम में अक्सर पूछता है, खासतौर पर फ्रेश इलेक्शन और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर इनवैलिड। इसमें उम्मीद नहीं है कि वो पूरे का पूरा आपसे रिप्रोड्यूस करवाएगा, क्योंकि अगर पूरे का पूरा कंसेप्ट पूछता है ना इलेक्शन वाला, तो उसे 8-10 नंबर देने पड़ेंगे। इसके बजाय वो कोई एक पार्ट कर सकता है कि बताइए अगर नंबर कैंडिडेट्स जो हैं उनकी तादाद कम है तो क्या होगा, जो अपॉइंट करने हैं उनसे तो क्या होगा, यहां ज्यादा तादाद तो क्या होगा। यानी मोस्ट प्रोबेबली पार्ट ऑफ द कंसेप्ट पूछेगा। ठीक है, लेकिन बहरहाल पूछा भी उसने, पूरा भी पूछा हुआ है लेकिन कम। इसके बजाय ये वाले जो कंसेप्ट ना, फ्रेश इलेक्शन, इलेक्शन डिक्लेयर इनवैलिड, ये उसने ज्यादा पूछा हुआ है। और रिस्ट्रिक्शंस में लोन टू डायरेक्टर का कंसेप्ट भी उसने पूछा, ये भी अहम है। और असाइनमेंट ऑफ ऑफिस का ये भी अहम है। और असाइनमेंट ऑफ ऑफिस की टेस्टिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। लोन टू क्या डायरेक्टर को लोन दे सकते हैं अगर मेंबर्स अप्रूव करें और लिस्टेड कंपनी के केस में कमीशन दी, ये स्टडी कर लिया। गिफ्ट और कंट्रीब्यूशन, मेंबर्स को जनरल मीटिंग में गिफ्ट वगैरह दे सकते हैं, चैरिटी वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू चैरिटी नहीं दे सकते। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं किसी सियासी जमात के साथ अगर एफिलिएशन हो कम। देखिए, इंडिविजुअल्स की एफिलिएशन पॉलिटिकल पार्टी के साथ इसकी इजाजत है, होती भी है, लेकिन किसी कंपनी के नहीं, क्योंकि कंपनी जब भी सपोर्ट करेगी किसी पॉलिटिकल पार्टी को चैरिटी वगैरह देके, वो बाद में उससे अपनी मर्जी के लॉ पास करवाने की कोशिश करेगी और ये नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा, इसलिए कंपनीज एक्ट में इसको मना किया गया। नहीं होता, लॉ कहता है होना नहीं चाहिए और पब्लिकली नहीं होता, पब्लिकली नहीं होता। ठीक है, सीक्रेटली वुड। ठीक है, असाइनमेंट ऑफ ऑफिस, क्या असाइनमेंट का मतलब आपको पता है? क्या डायरेक्टर है वो किसी दूसरे को डायरेक्टर बना दे, इसे कहते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑफ ऑफिस अलाउड नहीं है, यानी आप परमानेंट बेसिस के ऊपर अगर आप अब देखें, अगर कोई फर्ज कीजिए कि कोई मोहल्ले का इलेक्शन काउंसलर बन गया, वो अपने बजाय किसी दूसरे बंदे को काउंसलर बना सकता है? नहीं बना, लोगों ने उसको चुना है। वो अगर काम करना चाहते हैं नहीं करे, नहीं करना चाहता ना करे, रिजाइन करे, लेकिन सिलेक्शन पावर्स तो पब्लिक के पास ही होगी। उसी तरह किस बंदे को डायरेक्टर बनाना ये मेंबर्स ने डिसाइड किया। डायरेक्टर्स आगे अपनी जगह पे किसी और को डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अगर वो अल्टरनेट और सब्स्टिट्यूट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है। और कब करते हैं? हाँ जी बिल्कुल, जब वो 90 डेज से ज्यादा के लिए पाकिस्तान से एब्सेंट हो और एक और कंडीशन भी है, अप्रूवल ली हो डायरेक्टर से।
तो ये अहम कंसेप्ट। रिम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दो तरह की रिम्यूनरेशन मिलती है, एक बोर्ड मीटिंग की और एक एक्स्ट्रा सर्विसेज की। एक्स्ट्रा सर्विसेज की अगर बोर्ड ने ज्यादा दी हो तो फिर आप पैसे ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते, ठीक है। और ये इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी होती है और विद अप्रूवल ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी विद अप्रूवल ऑफ मेंबर्स। कैश डायरेक्टर के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो कैसे होंगी? बैंकिंग चैनल के थ्रू होगी, ठीक है। ये है हमारे डायरेक्टर्स के कंसेप्ट। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट, टाइम हो गया, चले यार, ये चैप्टर थोड़ा कुछ लेंथी था। वैसे भी आपने क्वेश्चन भी नहीं किए हुए इसके, हाँ जी ठीक है। तो ऐसा करते हैं फिर इसको हम फिर कल कर लें, चले नहीं कल हम, आपका टेस्ट का टाइम क्या है? सॉरी ना बड़ा रहने दे, हाँ टर्म टेस्ट अभी कल आपका टर्म टेस्ट, चलिए ठीक है। कल फिर इसको क्या करें? कल के परसों कर ले इसको। अच्छा हाँ, आपका फिर ये जो चैप्टर, ठीक है चले ठीक है कर लेते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं, फिर बाकी रिमेनिंग लेक्चर हम इंशाल्लाह परसों इसको कवर करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।